नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। दिल्ली की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। इसके पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया आज मन की बात कार्यक्रम, शहीदों को किया गया नमन। अमृत महोत्सव में सभी को मिली प्रेरणा। मोहाली में केजरीवाल का पंजाब सरकार पर हल्ला बोल, कहा प्रदेश सरकार ने कौन से 36,000 कर्मचारी किए हैं पक्के, पंजाब के मसलों पर हल करने की भी कही बात। सीएम केजरीवाल ने जारी किए वीडियो, पंजाबी भाषा में जारी किए गए वीडियो जारी कर पंजाबियों से की जुड़ने की कोशिश। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने दी चुनौती, पंजाब के शिक्षा मंत्री को दी बहस की चुनौती। दोनों राज्यों में स्कूल मॉडल पर कर रहे हैं बहस। और डिप्टी सीएम सिसोदिया ने किया ट्वीट, दिल्ली में 29 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, वर्क फ्रॉम होम पर भी होगी खत्म। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए जनता को संबोधित किया है। आपको बता दें कि ये पीएम मोदी का 83 बार संबोधित किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने शहीदों को नमन किया, साथ ही अमृत महोत्सव कार्यक्रम का भी जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव से हमें प्रेरणा मिलती है, अमृत महोत्सव से हमें सीख के साथ देश के लिए कुछ कर गुजरने की भी प्रेरणा देता है। और अब तो देश भर में आम लोग, सारी सरकार, पार्लियामेंट भी अमृत महोत्सव की गूंज है। वही पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति को लेकर भी संदेश दिया है और कहा है कि प्रकृति हमारी मां की तरह पालन करती है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही है। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने वृंदावन के लेकर भी कुछ बातें कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वृंदावन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसकी छाप आपको दुनिया में कोने कोने पे मिल जाएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के एक सेक्रेट इंडिया गैलरी का भी जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह गैलरी स्वान वैली के खूबसूरत क्षेत्र में बनाई गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की एक निवासी ने जगत तारनी दासों की थी, जिन्होंने प्रयासों से ये बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली जगत तारिणी 13 साल से भी अधिक समय वृंदावन में रही है। उनका वृंदावन में ऐसा जुड़ाव हुआ है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही वृंदावन खड़ा कर दिया। यह गैलरी उड़ी उसी का एक रूप है। और आपको बता दें कि ये जो गैलरी है, इसमें कहीं ना कहीं पूरे तरीके से वृंदावन की एक छाप नजर आती है। और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक दिलचस्प इतिहास, ऑस्ट्रेलिया का एक रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के झांसी से भी कहा है। उन्होंने कहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। उन्होंने भारत में रहकर रानी लक्ष्मीबाई का मुकदमा लड़ा था। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी झांसी और बुंदेलखंड का कितना बड़ा योगदान है, यह हम सब जानते ही हैं। यहां रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगना भी मौजूद रही है। और साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर भी काफी सतर्क रहने की बात कही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को बताया है कि 3 कृषि कानून को निरस्त करने वाले विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधता, शून्य बजट खेती, एमएसपी प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और इससे जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। इस समिति के गठन से एमएसपी पर किसानों की मांग पूरी हुई है। तोमर ने बताया है कि किसान संगठनों ने पराली जलाने के अपराध से मुक्त करने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 3 कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद उन्हें लगता है कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों और किसान संगठनों के निवेदन किया है कि वो आंदोलन खत्म करें, बड़े मन कर परिचय दें और पीएम मोदी ने जो घोषणा की है उसका आदर करते हुए अपने अपने घर लौटे।
और आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को बताया है कि 3 कृषि कानून को निरस्त करने वाले विधेयक शीतकालीन सत्र से पहले दिन संसद में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधता, शून्य बजट खेती, एमएसपी प्रणाली और ज्यादा पारदर्शी और इससे जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। इस समिति के गठन से एमएसपी पर किसानों की मांग पूरी हुई है और साथ ही मोहाली में सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वो एयरपोर्ट से मोहाली आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि होर्डिंग पर 36,000 कर्मचारी पक्के करने की बात लिखी हुई थी। केजरीवाल ने इसे देखते हुए पूछा कि इनमें से कितने टीचर पक्के हुए हैं, तो टीचर्स के जवाब देते हुए इस बात से इनकार कर दिया है। वहीं इस दौरान केजरीवाल ने बोला है कि सफाई कर्मचारी का कहना है कि उन्हें भी पक्का नहीं किया गया है, तो आखिर कौन से 36,000 कर्मचारी प्रदेश सरकार ने पक्के किए हैं? पंजाब सरकार झूठ बोल रही है। केजरीवाल ने कहा है कि हमने किसी टीचर्स को नहीं निकाला है। दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे हुए हैं, वो केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ने नहीं बल्कि टीचरों ने किए हैं। स्कूल में पहले पढ़ाई नहीं होती थी, सरकारी स्कूलों का माहौल खराब था। वहीं इस दौरान सीएम केजरीवाल ने वादा किया है कि पंजाब में अगर आपकी सरकार आई तो यहां स्कूल पर भी विकास का काम किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की तरह ही पंजाब को भी मसलों पर हल करने की बात कही। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल मोहाली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से बातचीत की थी। इस दौरान एक प्रदर्शन देखने को मिला था जहां शिक्षक टंकी के ऊपर खड़े होकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद सीएम ने यह बात कही है, सीएम ने शिक्षकों को लेकर एक बात कही है, साथ ही टीचर्स को पक्के करने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि 36,000 कर्मचारी पक्के करने की भी बात कही है। इस दौरान आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों को भी पक्का करने की बात कही है। और आपको बता दें कि पंजाब में लगातार टीचर धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान मोहाली में एक अलग प्रदर्शन टीचर का देखने को मिला है। इस दौरान काफी दिनों से वहां पर टीचर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान सीएम केजरीवाल वहां पहुंचे, टीचर्स के साथ वो भी वहां धरने स्थल पर मौजूद रहे। इस दौरान उनका कहना था कि हम टीचर्स को टंकी पर नहीं बैठने देंगे, हम टीचर के लिए और भी पक्के करने की बात आगे करेंगे। अगर हमारी सरकार पंजाब में आती है तो हम टीचर्स को लेकर और भी नियम कानून को लागू करेंगे और स्कूलों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाएगा। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को ये चिट्ठी लिखी थी। दिशा है बेरोजगार पीटीआई अध्यापकों की भर्ती बारे, इनके बारे में चिट्ठी लिखी थी कि इनकी डिमांड क्या है। तो 3 महीने बराबर कट जाएगी ना, गाड़ी सीधे बैठ जाएंगे। अब जब अपनी शिक्षा मंत्री की कुर्सी मिल गई तो डिमांड ये तो गलत बात है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, राजनीति अलग बात है, मैं राजनीतिक तौर पे नहीं बोल रहा। चुनाव आते रहेंगे, पार्टियां चलती रहेंगी, लेकिन मुझे आज बहुत दया आ रही है इन तीनों बच्चों को यहाँ देख के। मेरी उनसे गुजारिश है कि जो चिट्ठी आपने लिखी थी उसको लागू करें और इनकी मेरिट लिस्ट तुरंत जारी करें। टीचर को 18 साल से टीचर बच्चे हैं, उनको पक्का किया जाना चाहिए था। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ये टीचर है, इनकी मेरिट लिस्ट निकलनी है। मेरिट लिस्ट निकलवाने के लिए अगर टीचरों को टंकी पे भेजना पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब सरकार तुरंत इनकी मांगों के ऊपर गौर करे। सीएम साहब बरगद सिंह बोल रहे हैं कि खुली चुनौती में खुले में चुनौती करें और दूसरी बात बोल रहे हैं कि जो सीएम केजरीवाल ने रविवार को पंजाबी भाषा में एक वीडियो जारी किया है और महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 1,000 रुपए देने की बात कही है, जिसमें महिलाओं तो खुश है, लेकिन कांग्रेस, अकाली और बीजेपी वाले सीएम केजरीवाल को कोस रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए ये बात कही है, इस जैसे नेताओं ने ही पंजाब का खजाना लूटा है, पंजाब का
और इस दौरान वो अब इस लूट को लेकर बंद करेंगे। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले भी ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी को जनता पंजाब के सरकार बनाने का मौका देगी, तो वो सरकार बनाने पर 18 साल से बड़ी उम्र के हर बेटी, बहन और माताओं को हर महीने 1000 रुपए देंगे। सीएम केजरीवाल ने लगातार महिलाएं फोन कर रहा है और अपनी खुशियां उन्हें जाहिर की है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वो एक बेटी को उनके कॉलेज को फीस भरने के लिए अगर 1000 रुपए दे रहा है तो इसे सरकार कंगाल नहीं हो जाएगी। सरकार खजाना तो इस सियासी नेताओं को खाली किया है। सीएम केजरीवाल ने लोगों से विनती की है कि वो अगली बार मंदिर या गुरुद्वारे जाए तो सच्चे मन से उनके लिए भी आशीर्वाद मांगे। वहीं इस मौके पर मौका चाहिए कि उनके बाद पंजाब के लोग खुद तय कर ले कि उनके भविष्य में आपकी सरकार चाहिए या कोई पंजाब की। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने पंजाबी में एक वीडियो जारी किया है। इस दौरान उन्होंने पंजाब के लोगों से, पंजाबियों से एक एहसास दिलाया है वीडियो जारी करते हुए। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पंजाब में अगर उनकी सरकार आती है तो 1000 रुपए महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरे पर जब थे तब उन्होंने ये वादा किया था वहां की जनता से, जो 1000 हर महिला बेटी के खाते में दी जाएगी अगर पंजाब में आपकी सरकार आती है। सत श्री अकाल। कुछ दिन पहला मैं ऐलान किया सी कि पंजाब विच तुसी सानू सरकार बनाउण दा एक मौका दवो। साडी सरकार बनन ते 18 साल तो वध उम्र दी हर धी नूं, हर भैन अते हर मां नूं हर महीने 1000 रुपए देवांगे। मैनू इन्ने फोन आ रहे हैं, महिलावां इन्नियां ज्यादा खुश ने। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब के शिक्षा मंत्री दोनों राज्यों में स्कूल मॉडल पर बहस की चुनौती दे दी है, जिसके बाद से अब पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने दिल्ली के 250 सरकारी स्कूलों में पिछले 5 साल में हुए सुधार की लिस्ट मांगी थी, जिसके बाद से सिसोदिया ने आज 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर दी है। सिसोदिया ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा है कि चुनाव से पहले पंजाब और दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर बहस होनी है। उससे पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने दिल्ली के 250 सरकारी स्कूलों के पिछले 5 साल में हुए सुधारों को देखना चाहते हैं। फिर पंजाब में 250 स्कूलों में हुए सुधार के बारे में हम दिखाकर उस पर बहस करेंगे, जहां पिछले 5 साल में शिक्षा में जबरदस्त सुधार आया है। उम्मीद है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री भी जल्द ही इस पर पंजाब के 250 स्कूलों की लिस्ट भी जारी करेंगे, ताकि इसके बाद परगट सिंह और मैं मीडिया के साथ दिल्ली और पंजाब के 250 स्कूलों में जा सके और फिर पंजाब और दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर खुलकर बहस कर सके। सिसोदिया ने कहा है कि दोनों शिक्षा मॉडल्स को देखकर पंजाब के वोटर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट डालकर एक मॉडल चुन सकेंगे। सिसोदिया ने गुरुवार को पंजाब के शिक्षा मंत्री को दोनों राज्यों में शिक्षा पर प्रारूप पर सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित किया था। उसके निमंत्रण पर सिंह ने ट्वीट किया है कि दिल्ली के आदरणीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। बहरहाल हम पंजाब और दिल्ली के 10 स्कूलों के बजाय दोनों राज्यों में 250 स्कूलों को लेकर चर्चा करेंगे। 12वीं क्लास तक के हैं और 12वीं क्लास तक के इन स्कूलों में वो स्कूल भी हैं जहां इस साल नीट की परीक्षा में 50-50 बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है। एक ही स्कूल से 51 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया। एक ही स्कूल, इन 250 स्कूलों में वो स्कूल भी है जहां एक ही स्कूल से 15-20 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया। 15 किसी में 15 किसी में 20 बच्चों ने किया। यहां पर ऐसे भी स्कूल हैं इस लिस्ट में जहां एक ही स्कूल से 5-5 बच्चों ने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है। इस साल हमारी सरकार के करीब 500 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है जो 12वीं में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, और करीब इतने ने ही जेईई मेंस क्वालिफाई किया है, और उनमें से 70 बच्चों ने जेईई एडवांस क्लियर किया है, जिनका मतलब है कि उनको सीधे आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है। पिछले
4 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से आगे आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के नतीजे पहले 80%, 85%, 75%, 60% ऐसे होते थे। अब हमारे स्कूलों के नतीजे 100% आ रहे हैं। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट है जिनका मैंने जिक्र किया। अब मैं बहुत विनम्रता के साथ और बहुत सम्मान के साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से उनके कहने पे मैंने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की है कि आइए इन स्कूलों में चलते हैं। मैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री जी दोनों चलते हैं साथ साथ, और मीडिया के साथ ही भी चले, और वहां हम बात करेंगे कि दिखाएंगे कि क्या चेंज हुआ है, क्या पढ़ाई में चेंज हुआ है, शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है, नए कैरिकुलम पे क्या सुधार हुआ है, टीचर्स ट्रेनिंग पे क्या सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज पे क्या सुधार हुआ है, इन सब पे चर्चा करेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जिन पर उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में इंप्रूवमेंट पे काम किया है। 12वीं क्लास तक के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया हो, जहां उनकी सरकार ने एजुकेशन क्वालिटी रिफॉर्म की हो, जहां उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में रिजल्ट सुधारे हों, जहां से उनके बच्चे नीट या जेई में सरकारी स्कूलों से जाने लगे हों। ऐसे 250 स्कूलों की लिस्ट पंजाब के शिक्षा मंत्री भी जारी करें। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि उन्होंने खुद 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी, मैं अगर वो चाहते तो मैं 1000 स्कूलों की लिस्ट उनको दे सकता हूं। लेकिन चलिए, फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। के गलियारों में आवाज पहुंचनी बंद हो जाए, जब शोर शराबे में खबरों का असल मतलब खत्म हो जाए, जब पत्रकारिता पर उठने लग जाए सवाल, तो उठानी पड़ती है जनता की आवाज। होती है वो खबरें जिनका सीधा हो जनता से सरोकार। देश की राजधानी दिल्ली की हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए राजधानी दिल्ली की हर खबर रोज दोपहर 3:30 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली सरकार 29 नवंबर से राजधानी के सभी स्कूल फिर से खोलने जा रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है और बताया है कि सोमवार 29 नवंबर से स्कूल खोलने जा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण घट चुका है। इससे पहले राज्य में शैक्षणिक आपको बता दें कि शिक्षक संस्थाएं बेहद खराब वायु गुणवत्ता के चलते अनिश्चित समय के बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिए गए थे, जिसे अब खत्म करने का ऐलान किया गया है। पंजाब में चुनावी शोर होना शुरू हो गया है। इसी के चलते हर वर्ग के नेता अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और जनता का भरोसा हासिल करने की कवायद में लगे हुए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इसी कोशिश में है, जिसके चलते सिसोदिया पंजाब के अलग अलग हिस्सों में व्यापारियों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो नेताओं का शोर तो आम है। हर तरफ वादों की भरमार है और जनता का विश्वास हासिल करना हर नेता की चाह है। जी हाँ, इसी चाह के बीच कांग्रेस, अकाली दल से लेकर आम आदमी पार्टी के हर नेता इन दिनों जनता के बीच नजर आ रहे हैं। चुनावी सीजन में नेताओं का जनता के बीच पहुंचना बेहद आम है। ऐसे में हर वर्ग के नेता जनता के बीच रूबरू होने पहुंच रहे हैं। उन्हें लुभाने की जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस जीत की हैट्रिक के लिए बेताब है, वहीं आम आदमी पार्टी भी जनता का विश्वास और उनका साथ पाने के लिए कमर तोड़ मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी के चलते दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पंजाब के अलग अलग हिस्सों में व्यापारी भाइयों के साथ संवाद करते हुए नजर आए। कभी होशियारपुर तो कभी जालंधर से लेकर कस्बा दसूया तक दिल्ली के डिप्टी सीएम व्यापारियों के बीच नजर आ रहे हैं। जहां उन्होंने संवाद के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करेगी और किसी भी व्यापारी भाई को तंग नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने भी उन पर विश्वास करते हुए अपनी अपनी समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया, जिसके बाद उन्होंने हर एक की समस्या का जल्द से जल्द निपटारा करने का आश्वासन भी दिया। बहरहाल अब आम आदमी पार्टी ने अपना दांव तो खेल दिया है और हर वर्ग को नजर में रखते हुए उनके हित में वादे और दावे करना भी शुरू कर दिया है, जिस पर अमल करने का भरोसा भी आम आदमी पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। अब जनता इसे कितना प्रभावित होती है, ये तो आने वाले समय पर ही निर्भर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। कोरोना के नए वेरिएंट से फैली दहशत के बीच शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है और कहा है कि जिन देशों में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया जा रहा है, वहां पर आने वाली फ्लाइट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। हमारा देश की बड़ी मुश्किलों से कोरोना के कहर से बाहर निकला है। हमें हर वो संभव कदम उठाना चाहिए जिससे कोरोना का नया वेरिएंट भारत में प्रवेश नहीं करे। अफ्रीका देशों से फैल रही कोरोना वायरस से नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को डीडीएमए के साथ बैठक की है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यह जानकारी देते हुए दिए हैं कि बैठक में नए वेरिएंट को लेकर उठाए जाने वाले जरूरी कदमों पर चर्चा की गई है। केंद्र के गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्देश दिया था कि वो दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की सघन स्कैनिंग और जांच कराई जाए। साथ ही देशों के कोरोना के नया और खतरनाक वेरिएंट पाया गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम आयुक्त विकास आनंद ने साल 2022 से 23 के अनुमति बजट पेश किया है। शुक्रवार को स्थानीय समिति की बैठक में उन्होंने यह बजट पेश किया है, जहां सरकारी भवनों के संपत्ति कर 2 से 3% बढ़ाने और मकानों का नक्शा पास करने के लेकर शुल्क बढ़ाने को 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया गया है। आपको बता दें कि इन प्रस्तावों पर निगमायुक्त विचार करेंगे। स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार ने भी बताया है कि इन दिनों प्रस्तावों का मंथन के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार भवनों के संपत्ति कर बढ़ा दी और साथ ही बढ़ा भी तो आम नागरिकों पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा। पूर्वी निगम ने आने वाले साल 2022 से 23 के लिए करोड़ों रुपए का बजट तैयार किया है। यह पिछले 2 सालों के बजट से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शनिवार से दिल्ली के सीमा में प्रवेश मिलना शुरू हो गया है। पेट्रोल और डीजल के चलते परिवहन वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकार ने वायु प्रदूषण को देखते हुए सभी वाणिज्य वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार से पहले राजधानी में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 3 दिसंबर तक जरूरी सेवाओं पर लगे लोगों को रोकते हुए ट्रकों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। हालांकि यह नियम निजी वाहनों और जरूरी सामानों को ढलाई करने वाले ट्रकों के प्रवेश लागू नहीं होता था। इन हफ्ते में
शुरुआत में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाया है। इस बीच स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में कक्षा फिर से शुरू करने और 2 सप्ताह के प्रतिबंध के बाद 29 नवंबर से जारी सरकारी कार्यालयों पर फिर खोलने का फैसला लिया गया है। IITM के पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में हवा की चाल 6 किलोमीटर से ज्यादा होगी। 29 और 30 नवंबर को भी हवाएं तेज रहेंगी। वहीं हवा में दिशा और दक्षिणी पूर्वी होगा। इस दौरान मैक्सिकन हॉइंट और विलेशन इंडेक्स में भी सुधार मिलेगा। इससे मिले जुले असर में प्रदूषण के स्तर में गिरावट आ सकती है। हालांकि दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर 350 से ऊपर से रहने का आदेश IITM और सफर के जरिए किया गया है। चलिए, दिल्ली की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।